नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बज गए। हाजिर हैं हम तमाम अहम और ताज़ा खबरें लेकर। मैं हूं प्रीति। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। संसद में लगातार अवरोध पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जताई चिंता। कहा, चर्चा, असहमति और निर्णय से चलनी चाहिए कार्यवाही। पाकिस्तान दौरे पर सुषमा स्वराज का आज संसद में बयान। शकूर बस्ती में अतिक्रमण हटाने के मामले में केंद्र और दिल्ली सरकार आमने सामने। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिए जांच के आदेश। रेलवे ने कहा, कानून के मुताबिक हुई कार्रवाई। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने तापी परियोजना को क्षेत्र के आर्थिक एकीकरण की दिशा में बताया बड़ा कदम। तुर्कमेनिस्तान के मारी शहर में रखी गई आधारशिला। 2019 से भारत को मिलेगी गैस। भारतीय सीमा पर नाकेबंदी से नेपाल के विकास का सपना टूटा। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का बयान। देश को भूकंप के बाद नाकेबंदी से उबारने को बताया सबसे बड़ी चुनौती। और पाकिस्तान के कबायली इलाके कुर्रम के भीड़ भाड़ वाले बाजार में शक्तिशाली बम विस्फोट। आतंकी हमले में 23 लोगों की मौत, 55 घायल। लश्कर-ए जंगवी ने ली जिम्मेदारी। महत्वाकांक्षी तापी गैस पाइपलाइन परियोजना की औपचारिक शुरुआत कल तुर्कमेनिस्तान के मारी शहर में हो गई। इसमें शामिल चारों देश भारत, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान ने इस परियोजना को दिसंबर 2019 तक पूरा करने पर प्रतिबद्धता जताई है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा कि परियोजना से दक्षिण और मध्य एशिया की अर्थव्यवस्था के एकीकरण में मदद मिलेगी। उन्होंने परियोजना में भारत के रचनात्मक और सहयोगात्मक योगदान का वादा किया है। तुर्कमेनिस्तान के मारी शहर में रविवार को इस समारोह में तापी गैस पाइपलाइन परियोजना की आधारशिला रखी गई। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी के अलावा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति गुरबांगुली बर्दी मोहम्मदोव इसमें शामिल हुए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस परियोजना की सफलता के लिए चारों देशों को मिलकर काम करना होगा। Even as we celebrate the progress we have made on TAPI so far, we must be aware of the challenges that lie ahead. We must work together with resolve to ensure that negative forces inimical to the success of the project are addressed in an appropriate manner. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी तापी परियोजना की कामयाबी के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और इसे समय पर पूरा होने की उम्मीद जताई। Our presence today at the highest level to inaugurate TAPI is a clear signal of the importance all of us attach to this game-changing project and our commitment to its early completion. I would also like to congratulate the leadership of Afghanistan and India for their commitment to making this project a success. अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने बताया कि चारों देश गैस पाइपलाइन के साथ भविष्य में ऑप्टिकल फाइबर केबल के जरिए जुड़ेंगे। इसके अलावा बिजली लाइन भी शुरू करने पर सहमति बनी है। TAPI is the beginning of a cluster approach to infrastructure. First comes the gas pipeline, but the discussions that we have had among four of us is result in an agreement that TAPI will be accompanied by a fiber optic network as well. 1815 किलोमीटर लंबी तापी गैस पाइपलाइन की औपचारिक शुरुआत पाइप की वेल्डिंग करके की गई। इसके बाद चारों नेताओं ने पाइपलाइन पर अपने हस्ताक्षर भी किए। यही वो तापी गैस परियोजना की पाइपलाइन जो तुर्कमेनिस्तान के स्मारी शहर से अफगानिस्तान और पाकिस्तान होते हुए भारत में पंजाब के फजीलका शहर तक जानी है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी समेत चारों देशों के प्रतिनिधियों ने इस पाइपलाइन को न सिर्फ चारों देशों के करोड़ों लोगों की ज़िंदगी में बदलाव की मुख्य कड़ी बताया है, बल्कि आने वाले समय में इससे ऑप्टिकल फाइबर और बिजली समेत कई और ज़रूरतें भी करोड़ों लोगों की पूरी हो सकेंगी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने इस परियोजना की औपचारिक शुरुआत के वक्त अपने हस्ताक्षर किए और पूरी उम्मीद जताई कि ये पाइपलाइन करोड़ों लोगों की ज़िंदगी में बड़े बदलाव लाएगी। सरोज कुमार दास के साथ तुर्कमेनिस्तान से संदीप शुक्ला, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संसद की कार्यवाही में लगातार बाधा पर चिंता जताई है। उन्होंने रविवार को कहा कि कार्यवाही रोकने की बजाय
संसद चर्चा, असहमति और निर्णय से चलनी चाहिए। कलकत्ता विश्वविद्यालय शताब्दी हॉल में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की याद में अपने संबोधन में उन्होंने संसद चलाने के लिए 3D का फॉर्मूला दिया। संसद, खासकर राज्यसभा की कार्रवाई के मद्देनजर राष्ट्रपति की ये टिप्पणी बेहद अहम है। इसके अलावा राष्ट्रपति ने भारत और जापान के बीच संपन्न असैन्य परमाणु सहयोग समझौते पर भी खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इससे पहले अमेरिका, रूस और कुछ अन्य देशों के साथ भी ऐसे समझौतों से भारत की ऊर्जा जरूरतों के पूरा होने के साथ साथ डीजल, कोयला जैसे संयंत्रों से होने वाला प्रदूषण रुकेगा। उन्होंने देश में परमाणु ऊर्जा शुरू करने में जवाहरलाल नेहरू के योगदान और दूरदृष्टि को भी याद किया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पाकिस्तान के साथ समग्र वार्ता बहाली और अपने 2 दिनों के पाकिस्तान दौरे के बारे में आज संसद के दोनों सदनों में बयान देंगी। विदेश मंत्री ने ट्वीट करके बताया कि इस्लामाबाद यात्रा के बारे में राज्यसभा में 11 बजे और लोकसभा में 2 बजे बयान होगा। संसदीय कार्य मंत्रालय की विज्ञप्ति में कहा गया है कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अपनी 2 दिवसीय हालिया इस्लामाबाद यात्रा और भारत पाकिस्तान के बीच संबंधों से जुड़े घटनाक्रम के बारे में दोनों सदनों में बयान देंगी। सुषमा स्वराज अफगानिस्तान संबंधी एक सम्मेलन में शामिल होने पाकिस्तान गई थी। इस्लामाबाद में विदेश मंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और विदेश मामलों पर उनके सलाहकार सरताज अजीज से मिली थी। इस्लामाबाद में ही दोनों देशों के बीच लंबे अरसे के बाद समग्र वार्ता बहाली का फैसला हुआ था। इसी के बाद अब जनवरी में दोनों देशों के विदेश सचिव भी मिलने वाले हैं। संसद के शीतकालीन सत्र की अब सिर्फ 8 बैठकें बची हैं, लेकिन आर्थिक सुधार से जुड़े सबसे बड़े बिल जीएसटी का मामला अब भी अधर में है। सरकार की कोशिश इसी सत्र में राज्यसभा से जीएसटी बिल पारित कराना है। इस सिलसिले में वित्त मंत्री अरुण जेटली आज कांग्रेस के नेताओं से मिल सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रविवार को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की और इस हफ्ते संसद में पार्टी की रणनीति पर बात की। नेशनल हेराल्ड के मामले पर राज्यसभा की पिछली 4 कार्यवाहियों में गतिरोध बना रहा और कोई विधायी काम नहीं हुआ। जीएसटी में जो बिंदु रखे हैं, 3 पक्ष रखे हैं कि इन तीनों पे सरकार की सहमत होनी चाहिए। अगर सरकार तीनों पे सहमत है तो विपक्ष से बातचीत शुरू करें। जो आवश्यक विपक्ष से वार्ता करने संबंधी जिसको भी करना चाहिए, मैं समझता हूं कि सभी लोग इस दिशा में प्रयासरत हैं और पूरी उम्मीद है कि विपक्ष जीएसटी के बिल को समर्थन करेगा। संसद भवन में हमले की 14वीं बरसी पर कल शहीदों को संसद परिसर में श्रद्धांजलि दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विभिन्न राजनेताओं ने 13 दिसंबर को आतंकी हमले में शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। 13 दिसंबर 2001 को हुए इस आतंकी हमले को अंजाम देने वाले 5 आतंकी मारे गए थे, जबकि हमले में 10 लोग शहीद हुए थे। संसद भवन में हमले के शहीदों को रविवार को श्रद्धांजलि दी गई। 13 दिसंबर 2001 को लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के 5 हथियारबंद आतंकियों ने संसद पर हमला किया था। इसमें दिल्ली पुलिस के 5 सुरक्षाकर्मी नानक चंद, रामपाल, ओम प्रकाश, विजेंद्र सिंह और घनश्याम और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक महिला कांस्टेबल कमलेश कुमारी के साथ संसद सुरक्षा के 2 सुरक्षा सहायक जगदीश प्रसाद यादव और मातबर सिंह नेगी शहीद हो गए थे। इस हमले में एक माली और एएनआई एजेंसी का एक कैमरामैन भी शहीद हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और वरिष्ठ बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी समेत विभिन्न दलों के नेताओं और संसद भवन के कर्मचारियों ने भी शहीदों के बलिदान को याद किया। 9 शहीदों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ अपनी पूरी सहानुभूति करता हूं। आतंकवाद के खिलाफ देश लगातार लड़ रहा है और उसमें जिन जिन लोगों ने शहादत को पाया उनमें आज का यह जो प्रसंग है वह विशेष रूप से उनकी ओर ध्यान दिलाता है। 13 दिसंबर 2001 को संसद की कार्यवाही स्थगित होने के थोड़ी देर बाद दोपहर करीब 11:30 बजे के करीब 5 आतंकियों ने हमला बोल दिया था। इस हमले की साजिश रचने वाले अफजल गुरु को 9 फरवरी 2013 को फांसी दे दी गई थी। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। दिल्ली के शकूर बस्ती में रेलवे की तरफ से करीब 1200 झुग्गियां गिराने पर केंद्र और दिल्ली सरकार आमने सामने है। अतिक्रमण हटाने के दौरान 6 महीने की एक बच्ची की मौत हो गई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मजिस्ट्रेट से जांच के आदेश दिए हैं
और दोषी अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने का संकेत दिया है। दिल्ली सरकार ने 2 एसडीएम समेत 3 अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया। उधर रेलवे ने सभी आरोपों से इनकार किया है और कहा कि झुग्गी वालों को कई बार नोटिस दिया गया, लेकिन उन्होंने रेलवे की जमीन खाली नहीं की। वेंकैया नायडू जी से भी लगातार बात चल रही थी। पॉलिसी, एक ड्राफ्ट पॉलिसी बन चुकी थी। सुरेश प्रभु जी से कई बार मनीष सिसोदिया ने जाके बात की थी और उन्होंने कहा था कि हम किसी भी हालत में आपसे बात किए बिना कोई झुग्गी नहीं तोड़ेंगे। अभी रात को 11:30 बजे मैंने सुरेश प्रभु जी को फोन किया तो वो भी शॉक थे। उन्होंने कहा मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है किसने झुग्गी तोड़ी है। जब जब भी कभी भी इस प्रकार की बातें होती थी, कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के दौरान कभी भी इस प्रकार की बर्बरता नहीं हुई। एक बच्चे की मौत यहाँ पर हो गई है और एक व्यक्ति बहुत सीरियस रूप से यहाँ पर घायल है और हजारों लोग यहाँ पर बेघर होकर के इधर सारी की सारी रात ठंड के अंदर पड़े हुए हैं। मुझे लगता नहीं बिल्कुल भी कि आप एसडीएम को अगर आप बर्खास्त कर रहे हैं, क्योंकि अगर कुछ कोताही बरती गई वाकई में, एक तो पूरी इंक्वायरी करें, पूरी तरह से समझकर मामले को, तब आप बर्खास्त करें, क्योंकि फिर ये एक वेंडेटा टाइप की चीज बन जाती है कि मुझे किसी तरह से दिखाना है दुनिया को। 12 बजे के करीब उन्होंने क्लियरेंस दिया कि आप इंक्रोचमेंट रिमूवल की जो टीम्स जो वहां पे धीरे धीरे इकट्ठी हो रही थी कि अब आप इंक्रोचमेंट जो है रिमूवल आप कर सकते हैं। सो देयरफॉर द डेथ ऑफ द चाइल्ड एंड द इंक्रोचमेंट रिमूवल आर नॉट इंटरकनेक्टेड, क्योंकि उस बच्चे की डेथ तो पहले कितने बजे हो चुकी होगी वो तो पोस्टमार्टम बताएगा, पर जो पता चला वो 10 बजे के करीब पुलिस को पता चला और वो उनकी डायरी के अंदर एंटर्ड है, विच कैन बी चेक्ड। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस लौटेंगे। आज हैं हमारे साथ होमी मुल्लन, गुज़रे दौर के फिल्मी गानों में परकशन बजाने के जादूगर माने जाते हैं। परकशनिस्ट होता है, उसको सब कुछ साइड रिदम जिसको बोलता है अपना इंडस्ट्री में सब बजाना पड़ता है, तब जाके आप परकशनिस्ट बनते हैं। पंचमदा का ग्रुप जो था ना, सुपर्ब ग्रुप था। वो ग्रुप में काम करने का मजा आता था। मैं हूँ होमी मुल्लन, मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू में, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। एक बुनियादी सवाल ये उठता है कि हम अपने संविधान में अपने आप को किस किस्म की सरकार देने जा रहे हैं। किसी भी संविधान में उसके नागरिकों का बुनियादी हक सबसे अहम मुद्दा होता है। मेरे रहते संविधान से आरक्षण नहीं हटने वाला। एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और लेजिस्लेचर के तिगड़े को किसी एक सर्वशक्तिमान कैबिनेट की जकड़ से बाहर रखें। जमींदारी की जिन्होंने ये रियासतें देश के साथ विद्रोह के एवज में पाई हैं, वो आजकल जस्ट कंपेंसेशन चाहती। हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा होगी। जब तक प्रांतों को आप कुछ जिम्मेदारी देंगे नहीं, सूबे जिम्मेदारी लेना सीखेंगे कैसे? किसी भी आईन में सब बातें लिखी नहीं जा सकती। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कुछ और अहम खबरों की। आतंकी संगठन आईएस को वित्त मुहैया कराने वाले नेटवर्क का मुकाबला करने के लिए तंत्र विकसित करने को लेकर पेरिस में विश्व शक्तियों की पहली बैठक हो रही है। इसमें भारत भी हिस्सा ले रहा है। फ्रांस के वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी FATF सचिवालय में 12 दिसंबर को यह बैठक शुरू हुई है, जो आज भी जारी रहेगी। इसमें वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में एक अंतर मंत्रालय टीम शरीक हो रही है। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी FATF ने बताया कि भारतीय अधिकारी उस चर्चा का हिस्सा होंगे जिसका लक्ष्य ISIS के प्रभाव से सदस्य देशों के आर्थिक और बैंकिंग चैनलों को सुरक्षित करना है। पाकिस्तान में खुर्रम एजेंसी के पार चिनार में कल एक धमाके में कम से कम 23 लोगों की मौत हो गई, जबकि 70 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। धमाका शहर में पुराने कपड़ों के बाजार में हुआ। हमले के वक्त बाजार में भीड़ थी। पुलिस ने हमले के आरोप में 2 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक बम में 35 किलो तक विस्फोटक था। लश्कर जांगवी ने धमाके की जिम्मेदारी ली है। आतंकी संगठन ने और हमलों की चेतावनी दी है। ये इलाका उत्तरी वजीरिस्तान से सटा है। सेना यहां पाकिस्तान तालिबान के खिलाफ अभियान चला रही है। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने कहा है कि भारतीय सीमा पर अघोषित नाकेबंदी से नेपाल के विकास का
सपना टूट गया है। ओली ने कहा कि चारों तरफ भूमि से घिरे इस विकासशील देश के विकास की उनकी मंशा को झटका लगा है। उन्होंने इसके लिए भारत के साथ होने वाले सीमा कारोबार पर नाकेबंदी और अप्रैल में आए भीषण भूकंप को बड़ा कारण बताया है। ओली ने कल बलुवाटार में अपने आधिकारिक आवास पर शिक्षाविदों से नेपाल अकादमी की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने के बारे में चर्चा करते हुए ये बात कही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओली ने कहा कि घटनाओं की वजह से सिर्फ जान माल और आर्थिक ही नहीं, सामाजिक तौर पर काफी नुकसान पहुंचा है, जिसकी भरपाई में लंबा वक्त लगेगा। पिछले महीने ओली ने कहा था कि भारत के साथ लगे महत्वपूर्ण सीमा स्थलों की नाकेबंदी जंग से ज्यादा अमानवीय है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में नेपाल में कथित मानवाधिकार का मुद्दा उठाने पर भारत की आलोचना की थी। दुनिया भर के नेताओं ने वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी रोकने के लिए शनिवार को पेरिस में हुए ऐतिहासिक समझौते का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस समझौते से किसी की जीत या हार नहीं हुई है, क्योंकि ये जलवायु न्याय की जीत है। ट्विटर पर मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन चुनौती बना हुआ है, लेकिन पेरिस समझौते से पता चलता है कि हर देश इस चुनौती का हल खोजने की दिशा में किस तरह से तैयार है। इससे पहले कल ही फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा होलांद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मुद्दे पर बात की। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने समझौते को पृथ्वी को बचाने का बेहतरीन अवसर बताया। इसके अलावा जलवायु से जुड़े वैज्ञानिकों ने भी समझौते का स्वागत करते हुए इसे महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रगति कहा है। लेकिन वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि समझौते में समस्या के मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती की व्यापक रूपरेखा का अभाव है। इस समझौते के कारण विकसित देशों की जिम्मेदारियां और सभी देशों में किस प्रकार से आगे का रोड मैप होगा, कैसे हम ऊर्जा के क्षेत्र में एक अच्छी ऊर्जा, साफ सुथरी ऊर्जा की तरफ जाएं, उसकी दिशा इस पेरिस के समझौते से दी गई है। एनजीटी के आदेश के बाद दिल्ली में डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है। आदेश के मुताबिक अब 6 जनवरी तक दिल्ली की सड़कों पर नई डीजल गाड़ियां नहीं उतरेंगी। एनजीटी के इस फैसले का असर भी दिखने लगा है। खरीदार से लेकर कार विक्रेता इस फैसले को लेकर दुविधा में हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर एनजीटी के फैसले का असर दिखना शुरू हो गया है। नई डीजल कारों की बिक्री बंद हो गई है। लोग इस फैसले से नाराज हैं। वहीं कार विक्रेता इस फैसले को लेकर दुविधा में हैं। झटका तो है, क्योंकि पैसे जा चुके हैं। ऐसे कंपनी तो पैसे वापस नहीं देगी, क्योंकि उनको भी कि क्लियर गाइडलाइन नहीं है एनजीटी या गवर्नमेंट की। तो या तो कोई क्लियर गाइडलाइन बने कि आगे डीजल की कार चलेंगी ही नहीं, तब तो ठीक है। अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता कि 1 महीने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे और लोग कंफ्यूजन में रहेंगे। ऐसा शोरूम तो नहीं बंद हो सकता कोई। दिल्ली में इस समय 5,70,000 डीजल कारें हैं। हर साल 60 से 70,000 नई डीजल कारों का रजिस्ट्रेशन होता है। साल 2013 में 66,540 डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, तो साल 2014 में 70,359 और मई 2015 तक 25,757 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हुआ। उधर सरकार का कहना है कि वो एनजीटी का फैसला मानने के लिए बाध्य है। एनजीटी के आदेश के अनुसार 6 जनवरी 2016 तक दिल्ली के अंदर डीजल कारों के ऊपर रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया। हालांकि पिछले दिनों हुई आईआईटी कानपुर के एक स्टडी से पता चला है कि धूल, ट्रक और दुपहिया वाहन दिल्ली की हवा को कार की तुलना में ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। यही वजह है कि एनजीटी ने 1 जनवरी से दिल्ली में लागू होने वाले ड्राइविंग के ऑड इवन फॉर्मूले पर सवाल उठाया है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सिनेमा के महान अभिनेता दिलीप कुमार को कल मुंबई स्थित उनके आवास पर पद्म विभूषण पुरस्कार दिया। 93 साल के अभिनेता दिलीप कुमार खराब स्वास्थ्य के चलते पुरस्कार लेने राष्ट्रपति भवन नहीं जा पाए थे और इसी के चलते उनके आवास पर ही सम्मान समारोह आयोजित किया गया। राजनाथ सिंह ने कहा कि दिलीप कुमार के भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कद्रदान हैं। दिलीप कुमार आज उन गिने चुने कलाकारों में हैं जिन्होंने आजादी के पहले भी फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया था। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्यपाल सी विद्यासागर राव भी मौजूद थे। उसको बुला लीजिए प्लीज। हो सर, इथे या ना, काय नाटक करता तुम्ही? थोडंसं मागे
शो मैन के नाम से मशहूर राज कपूर का आज जन्मदिन है। कई मशहूर फिल्मों में अभिनेता, निर्माता और निर्देशक रहे राज कपूर का जन्म 14 दिसंबर 1924 को हुआ था। उनकी अभिनीत फिल्में आज तक देशी विदेशी सिने प्रेमियों के मानस पटल पर गहरी छाप छोड़े हुए हैं। राज कपूर ने बरसात, श्री 420, चोरी चोरी, जिस देश में गंगा बहती है, मेरा नाम जोकर और धर्म करम, साथ ही संगम जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। फिल्मों में उनके योगदान के लिए 1971 में उन्हें पद्म भूषण और 1987 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। राज कपूर हिंदी सिनेमा जगत का वो नाम है जो पिछले 8 दशक से फिल्मी आकाश पर जगमगाते रहे हैं और आने वाले कई दशकों तक उन्हें भुलाया नहीं जा सकेगा। ओ महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। बात मौसम की करते हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में जारी बर्फबारी के चलते इन दिनों पूरा उत्तर भारत सर्दी की चपेट में है। राजधानी दिल्ली में भी सुबह से ठिठुरन महसूस की जा रही है। कई जगहों पर कोहरे ने ठंड को और बढ़ा दिया है, लेकिन कश्मीर से लेकर हिमाचल तक सैलानी इस बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। और फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या विकासशील देश नैरोबी में अपने हितों की रक्षा कर पाएंगे? जो हमारा फोकस है सरकार का कि दोहा राउंड में जो हमारी फूड सिक्योरिटी मेनली और एग्रीकल्चर सेक्टर के जो इश्यूज हैं उनको हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है। हमको हमारी पॉपुलेशन को फीड करनी है, मार्केट प्राइस पूरा देना है, गरीबी में से बाहर निकलना, सुसाइड कम करने। हमको सिर्फ उन चीज़ों पे नज़र रखना चाहिए जिनसे हमारे हित में बात हो। WTO में सिर्फ बातचीत से मामला नहीं बनता, आपको संख्या जुटानी पड़ेगी। US सब्सिडीज का मुद्दा नहीं लाएंगे तब तक ये हमारे जो परमानेंट सोल्यूशन और ये सब है ये कभी मानेंगे नहीं। देखिए सरोकार सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। आजादी के बाद कैसे बदला परिवेश, कैसे बनी संसद, कैसे उठा देश। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. कौन थे वो लोग जो दे गए हमको शानदार विरासत, लोकतंत्र की मजबूत इमारत। राज्यसभा टेलीविजन। और आइए अब बात करते हैं आपकी आवाज़ की। राज्यसभा टीवी की खास पेशकश आपकी आवाज़ में हर हफ्ते एक नया शख्स सामने आता है बनकर सिटीजन रिपोर्टर और उठाता है ऐसा मुद्दा जिसका सरोकार आम जनता से है। आज का वीडियो मिला है हमें उत्तराखंड से। बखरोटी गांव के रहने वाले संजय कुमार अपने गांव के लोगों की समस्या को लेकर परेशान हैं। राज्यसभा टीवी ने उनके मामले को देखा तो पाया ये समस्या सिर्फ उन्हीं के गांव में नहीं बल्कि उत्तराखंड में पहाड़ों पर बसे और भी कई गांव की है, जिसे लेकर सरकार की तरफ से गंभीर कदम उठाए जाने की जरूरत है। आखिर क्या है मामला, आप देखिए सिटीजन रिपोर्टर में। हमारे गांव का उत्तराखंड बनने के बाद में पूर्ण रूप से पलायन हो चुका है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य को बनाने का मुख्य जो हमारा सपना था वो अपने गांव को संजोए रखना था, अपनी पुरानी परंपरागत खेतियों को करना था। आज पलायन होने के बाद हमारा गांव पूर्ण रूप से वीरान हो चुका है, क्योंकि वहां सड़क मार्ग नहीं है। इसके संबंध में कई बार माननीय विधायक जी से और कई बार जो है ग्राम सभा स्तर पर अपनी बात को हमने रखा, लेकिन इस पर कोई कार्य नहीं हुआ। इसको संज्ञान में लेते हुए माननीय विधायक जी ने जो है 14.5 लाख रुपये स्वीकृत किए थे, लेकिन अभी तक धरातल पर कोई कार्य नहीं हुआ है। हम अपेक्षा करते हैं कि
राज्य सरकार जो है अपनी पलायन रोकने की नीति को धरातल पर अगर उतारना चाहती है तो अपनी राजधानी से ऋषिकेश हाईवे मार्ग से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ गांव बखरोटी को पलायन करना अपना मजबूरी हो गई है, क्योंकि सड़क मार्ग नहीं है। राज्य सरकार को चाहिए कि वो इसमें हम अपेक्षा करते हैं कि वह आगे जा कर के हमारी समस्या को दूर करे। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को कुदरती कारणों से ही नहीं बल्कि सरकारी महकमों की अनदेखी की वजह से भी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। मजबूरी का आलम कुछ ऐसा कि आज ये लोग पलायन के लिए मजबूर हैं। गांव के गांव उजड़ रहे हैं, दरो दयार छूट रहे हैं। इनके जाने के बाद बच जाते हैं कुछ ऐसे निशान जो बताते हैं कि कभी यहाँ भी कोई रहता था। पहाड़ों पर रहने वालों की जद्दोजहद किसी पहाड़ से कम नहीं है। अपना घर किसे छोड़ना अच्छा लगता है, अपनी माटी अपने लोगों से बिछड़ना किसे अच्छा लगता है। हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड के बखरोटी गांव के लोग पलायन को मजबूर हैं। किसी जमाने में बखरोटी की वादियां गुलजार थीं। लोगों की चहल पहल यहां की फिजाओं में रवा होती थी, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। 1975 में आदर्श ग्राम पंचायत का खिताब पाने वाला यह गांव उजड़ रहा है। बुनियादी सुविधाओं और रोजगार की कमी के चलते लोग पलायन को मजबूर हैं। हैरानी की बात यह भी है कि बखरोटी राजधानी देहरादून से महज 35 किलोमीटर दूर है। बावजूद इसके पलायन की पीड़ा की गुहार देहरादून तक नहीं जाती। जब उत्तर प्रदेश में था तो वहाँ थोड़ी बहुत ही सुविधाएं उपलब्ध हुई, विद्यालय हुआ, पाइपलाइन लगी, पर जब से उत्तराखंड बना तब से वहाँ विकास कुछ नहीं हुआ। वहाँ से गांव पलायन हो चुका। धीरे धीरे कुछ लोग पहले आ चुके, कुछ बाद में आए, धीरे धीरे सारा गांव पलायन। मरीजों के इलाज की भी यहाँ कोई सुविधा नहीं है। कई बार गुहार लगाने पर भी हालात नहीं बदले। मजबूरी में बखरोटी के तमाम बाशिंदे बेमन से पलायन कर गए। गांव के लोग रानी पोखरी और उसके आसपास के गांव में भले ही बस गए हैं, लेकिन अपनी जन्मभूमि कर्मभूमि का मोह इतनी आसानी से नहीं छूटता। अपने घरों और जमीन को बचाए रखने के लिए आज भी लोग अपने गांव में जाकर खेती करते हैं। आज हम जो गांव में जा रहे हैं, अपनी खेती कर रहे हैं, वो केवल भूमाफियाओं से और बड़े बड़े लोगों से अपनी ज़मीन को बचाने के लिए, ताकि हमारी खेती आबाद रहे। क्योंकि अगर हम वहाँ ज़मीन नहीं करेंगे, अपनी ज़मीन को बोएंगे बाएंगे नहीं, तो जंगल उग जाएगा और वो ज़मीन बर्बाद हो जाएगी। उत्तराखंड को अलग राज्य बने 15 बरस हो चुके हैं, लेकिन आज भी पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के हालात नहीं बदले हैं। सरकार की तरफ से बुनियादी सुविधाएं मिले तो बखरोटी के बाशिंदे आज भी अपनी जड़ों से एक बार फिर शिद्दत से जुड़ना चाहते हैं। जाते हुए लोग शायद ही किसी को अच्छे लगते हों, लेकिन पहाड़ों में बसे गांव के लोग अपने आशियाने को छोड़कर जा रहे हैं। घर छोड़ने की ये मजबूरी कब खत्म होगी, ये कहना काफी मुश्किल है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई समस्या या आप भी बताना चाहते हैं कोई खबर, तो बनिए सिटीजन रिपोर्टर और भेजिए अपनी रिपोर्ट आपकी आवाज @rstv.nic.in पर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। संसद में लगातार अवरोध पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जताई चिंता। कहा चर्चा, असहमति और निर्णय से चलनी चाहिए कार्यवाही। पाकिस्तान दौरे पर सुषमा स्वराज आज संसद में देंगी बयान। चकूर बस्ती में अतिक्रमण हटाने के मामले में केंद्र और दिल्ली सरकार आमने सामने। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिए जांच के आदेश। रेलवे ने कहा कानून के मुताबिक हुई कार्रवाई।
उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने तापी परियोजना को क्षेत्र के आर्थिक एकीकरण की दिशा में बताया बड़ा कदम। तुर्कमेनिस्तान के मारी शहर में रखी गई आधारशिला। 2019 से भारत को मिलेगी गैस। भारतीय सीमा पर नाकेबंदी से नेपाल के विकास का सपना टूटा। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का बयान, देश को भूकंप के बाद नाकेबंदी से उबारने को बताया सबसे बड़ी चुनौती। और पाकिस्तान के कबायली इलाके कुर्रम की भीड़ भाड़ वाले बाजार में शक्तिशाली बम विस्फोट, आतंकी हमले में 23 लोगों की मौत, 55 घायल। लश्कर-ए-जंग ने ली जिम्मेदारी।